आप दोनों के तलाक को मंजूरी दी जाती है। वकीलों की बहस और कानूनी प्रक्रिया के बाद जब जज साहब ने अपना फैसला सुनाया, तो इन शब्दों के साथ ही कोर्ट रूम में मौजूद नेहा और अमित का वैवाहिक रिश्ता समाप्त हो गया। दोनों के हाथों में तलाक के दस्तावेजों की कॉपी थी। दोनों चुपचाप खड़े थे। इसी बीच नेहा के वकील ने बेहद खुशी से नेहा के माता पिता को बधाई दी। नेहा की मम्मी ने भी हाथ जोड़कर वकील साहब का आभार व्यक्त किया। अमित, जो कभी तलाक चाहता ही नहीं था, इस फैसले के बाद निराश होकर अपनी कुर्सी पर ज्यों का त्यों बैठा रह गया। तो वहीं नेहा, जो 6 महीने से इस दिन का इंतजार कर रही थी, ना जाने क्यों आज उसे एहसास हुआ कि आज शायद वह जीतकर भी हार गई थी। आसपास क्या बातें चल रही हैं, जैसे उसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। तभी उस शोरगुल को चीरती हुई एक जानी पहचानी मगर टूटी हुई आवाज उसके कानों से टकराई। मुबारक हो नेहा, आज से तुम पूरी तरह आजाद हो। नेहा ने चौंककर सामने देखा। अमित खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक ऐसा सैलाब था जो बस बहने ही वाला था। उसका चेहरा इतना मायूस और वीरान था कि नेहा का कलेजा कांप उठा। इससे पहले कि नेहा कुछ कह पाती, अमित ने नजरें फेर ली और लड़खड़ाते कदमों से बाहर निकल गया। अमित, रुको! नेहा जोर जोर से उसे पुकारने लगी। तभी उसके कानों में माँ की आवाज आई, नेहा बेटी, क्या हुआ? नेहा उठ बेटी, कोई सपना देख रही थी क्या? नेहा हड़बड़ा कर उठी, पसीने से लथपथ, सांसें तेज। सामने उसकी माँ ममता जी खड़ी थीं। कोई बुरा सपना देख रही थी क्या? ममता जी ने उसके माथे को सहलाते हुए कहा, अरे, अब तो खुशी के दिन आने वाले हैं। परसों कोर्ट का फैसला है। बस 2 दिन और, फिर उस अमित नाम की जंजीर से तुझे हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। उस घुटन भरे पिंजरे से मेरी शेरनी बेटी बाहर निकलेगी और अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जिएगी। ममता जी बड़े उत्साह से बोल रही थीं। चल, अब जल्दी से तैयार हो जा। मैंने तेरे लिए तेरे पसंद का गर्मागर्म नाश्ता बनाया है। लेकिन माँ की आवाज में घुली यह खुशी नेहा के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रही थी। उनका कहा हर एक शब्द उसके दिल पर किसी घाव की तरह लग रहा था। नेहा समझ नहीं पा रही थी, जिस आज़ादी के लिए उसने पिछले 6 महीने कोर्ट कचहरी के चक्कर काटे, आज उसी आज़ादी की आहट उसे बेचैन क्यों कर रही है। क्या सच में वह यही चाहती थी? माँ के जाने के बाद नेहा ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और फूट फूट कर रोने लगी। काफी देर रोने के बाद जैसे ही वह अपने आंसू पोंछने लगी, तो उसे याद आने लगा, जब कभी भी वह रोया करती थी, तो अमित उसके आंसू पोंछता हुआ कहता था, तुम जानती हो, तुम्हारी आंखों में एक आंसू भी मुझे बर्दाश्त नहीं। तुम्हें ऐसे देखकर मुझे दुख होता है। फिर उसका मूड ठीक करने के लिए अमित कितने जतन करता, बड़े प्यार से उसका सिर सहलाता, और नेहा अपना सारा दर्द भूलकर उसके सीने से लग जाती थी। वहाँ उसे दुनिया की सबसे महफूज पनाह मिलती थी। लेकिन आज जब वह इतना रो रही थी, तो उसे चुप कराने वाला, उसके आंसू पोंछने वाला अमित कहीं नहीं था। कमरे का सन्नाटा उसे काट रहा था। बिस्तर पर लेटे लेटे नेहा यादों के गहरे समंदर में गोते लगाने लगी। उसे अपना बचपन याद आने लगा। वह और उसकी बड़ी बहन मोनिका दोनों को माता पिता ने फूलों की तरह पाला था। लेकिन नेहा तो माँ की लाडली थी, उनकी आंखों का तारा। ना, शब्द तो जैसे उसकी डिक्शनरी में था ही नहीं। अक्सर उसके पिता दीनदयाल जी चिंता जताते हुए कहते, भाग्यवान, तुमने नेहा को लाड़ प्यार में कुछ ज्यादा ही सिर चढ़ा रखा है। बेटियों के इतने नखरे भी नहीं उठाने चाहिए कि कल को वे झुकना ही भूल जाएं। सोचो, अगर ससुराल में किसी ने इसकी जिद पूरी नहीं की, तो ये कैसे निभाएगी। ममता जी तुरंत बात काट देती, अरे आप भी क्या बात करते हैं। देखिए, हमारी मोनिका के लिए हमने कैसा हीरा जैसा लड़का ढूंढा है, जो उसकी हर ख्वाहिश पलक झपकते ही पूरी करता है। नेहा के लिए भी हम वही लड़का ढूंढेंगे जो उसके सारे नखरे उठा पाए। अमित एक बहुत बड़ा सरकारी अफसर था। दिखने में किसी फिल्मी हीरो जैसा था, लेकिन उसके मन में अहंकार का लेशमात्र भी नहीं था। सादगी उसकी पहचान थी। पहली ही मुलाकात में ममता जी और दीनदयाल जी को लगा कि यही वह लड़का है जो उनकी नाजुक कली के नखरे उठा सकता है। नेहा ने भी उसकी सादगी और व्यक्तित्व को देखते ही पहली नज़र में हाँ कर दी।
शादी बड़ी धूमधाम से हुई। अमित के माता पिता, जो अपनी मिट्टी और गांव से जुड़े सीधे साधे लोग थे, कुछ दिनों के लिए शहर आए। सब कुछ अच्छा चल रहा था जब तक कि हनीमून की बात नहीं उठी। नेहा ने जिद पकड़ ली, हनीमून के लिए तो पेरिस ही जाना है। अमित चाहता था कि वे भारत में ही किसी खूबसूरत पहाड़ी जगह पर जाएं, एक दूसरे को समझें। उसने बड़े प्यार से समझाने की कोशिश की, नेहा, अभी शुरुआत है। हम भारत में ही कहीं चलते हैं। लेकिन नेहा को तो बचपन से अपनी बात मनवाने की आदत थी। उसने अब देखा न ताव अपनी माँ को फोन घुमा दिया और टिकट बुक करने को कह दिया। जब अमित को पता चला कि नेहा की माँ ने पेरिस की टिकटें करवा दी हैं, तो उसके स्वाभिमान को गहरी चोट पहुंची। वो दुखी होकर बोला, नेहा, तुमने माँ से टिकट क्यों करवाई? क्या मैं तुम्हें घुमाने फिराने के काबिल नहीं हूँ? अगर तुम्हें विदेश ही जाना था तो मैं ले जाता, भले ही थोड़ा वक्त लगता। नेहा बोली, तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैंने माँ से कह दिया। वह मेरी बात कभी नहीं टालती। लेकिन नेहा, मैंने मना भी कहाँ किया था? अभी तो सिर्फ बात ही हुई थी। अगर तुम विदेश जाना चाहती हो तो यही सही, लेकिन मैं तुम्हें अपने पैसे से ले जाना चाहता हूँ। तुम माँ को टिकट के पैसे वापस कर दो। नेहा ने बड़ी लापरवाही से जवाब दिया, ओह अमित, इसमें इतना ईगो बीच में लाने की क्या जरूरत है? मेरे मम्मी पापा और हम अलग थोड़े हैं। अब टिकट हो गई है तो बस एंजॉय करो ना। हारकर अमित को अपनी पत्नी की खुशी के लिए झुकना पड़ा और शादी के महज 5 दिन बाद वे पेरिस रवाना हो गए। पेरिस के उस आलीशान होटल के कमरे को देखकर नेहा खुशी से झूम उठी। शाम को जब वे घूमने के लिए तैयार हुए तो नेहा जीन्स और टॉप पहनकर निकली। उसकी खूबसूरती देख अमित मंत्रमुग्ध हो गया। वो किसी फिल्म अभिनेत्री से कम नहीं लग रही थी। अरे, अब मुझे ऐसे ही देखते रहोगे या चलोगे भी? नेहा ने चहकते हुए अमित का हाथ थाम लिया और बोली, अमित, सच कहूं, यहाँ आकर मुझे लग रहा है जैसे मैं कोई सपना जी रही हूँ। अच्छा ही हुआ जो मम्मी पापा ने यहाँ की बुकिंग कर दी। तुम्हारे भरोसे रहती तो तुम मुझे वहीं पास के किसी हिल स्टेशन पर ले जाकर खड़ा कर देते। ये नज़ारे तो नसीब ही नहीं होते। नेहा ने यह बात बचपन में कह दी तो अमित को बुरा लगा। लेकिन नेहा तो अपने ही धुन में मस्त थी। हालांकि अमित भी यह बात समझता था कि नेहा ये सब नादानी में कह देती है, दिल की बुरी नहीं है। और उसे उसकी यही मासूमियत पसंद थी। उसने नेहा को उसकी कमियों के साथ अपनाया था। हनीमून के वे दिन पंख लगाकर उड़ गए। दोनों एक दूसरे के साथ बेहद खुश थे। लेकिन जैसे ही वे भारत लौटे और एयरपोर्ट पर उतरे, एक नया बवंडर उनका इंतजार कर रहा था। ममता जी ड्राइवर और गाड़ी के साथ एयरपोर्ट पर ही मौजूद थीं। बेटी को देखते ही बोली, मेरी लाडो, आज तुम दोनों सीधा हमारे घर चलो। मैंने तुम दोनों के लिए 56 भोग तैयार किए हैं। अमित ने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, नहीं माँ जी, माफ़ कीजिएगा। घर पर मेरे माँ बाबूजी हमारा इंतजार कर रहे हैं। माँ ने भी वहाँ खाना बनाकर रखा होगा। वे 2-3 दिन में गांव वापस चले जाएंगे। उनके जाने से पहले मुझे उनके साथ वक्त बिताना है। हम उनके जाने के बाद जरूर आएंगे। अरे पर मैंने इतने अरमानों से सब तैयारी की है, उसका क्या? ममता जी का चेहरा उतर गया। माँ का उतरा चेहरा देख नेहा मचल गई। अमित, माँ इतना कह रही हैं तो चलते हैं ना। खाना खाकर चले जाएंगे। अमित ने दृढ़ता से कहा, नेहा, समझो, मेरे माता पिता भी इंतजार कर रहे हैं और मुझे कल सुबह ऑफिस भी जाना है। मुझे घर जाना ही होगा। तभी नेहा ने फैसला सुना दिया, ठीक है, तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं तो माँ के साथ जा रही हूँ। अमित स्तब्ध रह गया। वो कुछ पल उसे देखता रहा, फिर बिना कुछ कहे भारी मन से अपनी गाड़ी में बैठकर अपने घर की ओर चल दिया। वहीं जब नेहा को उसके पापा ने देखा तो समझाते हुए बोले, बिटिया, पहले तुझे अपने ससुराल जाना चाहिए था। तेरे सास ससुर तेरी राह देख रहे होंगे। अरे आप भी ना, इतने दिनों बाद बेटी आई है तो उससे हालचाल पूछने की बजाय आप उसे वापस जाने को कह रहे हैं। और फिर ससुराल कहाँ भागा जा रहा है? पहले हम तो मिल लें अपनी बेटी से। ऐसा कहते हुए ममता जी अपनी बेटी को प्यार से पुचकारने लगीं।
शाम को पिता के समझाने पर नेहा अपने ससुराल वापस लौट गई। अगले दिन सुबह अमित नेहा को नींद से जगाने लगा। नेहा उठो, 10 बजने को आए हैं। मम्मी पापा क्या सोचेंगे? नेहा बोली, अरे अमित, अभी मुझे और सोना है। सफर की थकान उतरी नहीं है। ऑफिस जाने के लिए अमित कमरे से तैयार होकर बाहर आया। उसकी माँ ने नाश्ता लगाया तो अमित बोला, सफर से थक कर आई है ना, इसलिए अभी उठी नहीं। कोई बात नहीं बेटा, बहू को सोने दो। बेटे बहू के हनीमून से लौटने के बाद अमित के माता पिता पूरा 1 हफ्ता उनके घर रहे। लेकिन नेहा ने एक दिन भी उन्हें खाना पकाकर नहीं खिलाया। कभी शॉपिंग करने चली जाती, कभी बाहर घूमने फिरने, तो कभी अपनी मम्मी से मिलने। उसके सास ससुर भी जानते थे कि वह दिल की बुरी नहीं है। अक्सर नेहा उनके पास बैठकर खूब सारी बातें करती थी। उनके साथ उसका खासा लगाव हो गया था। जब सास ससुर गांव वापस जाने लगे तो नेहा उनके गले लगकर खूब रोई। सास ससुर के जाने के बाद नेहा को घर पर अकेलापन खाने को दौड़ता था। लेकिन अमित अपने काम में बहुत व्यस्त रहता था। एक दिन नेहा ने अमित से कहा, बहुत दिन हो गए, हम कहीं घूमने नहीं गए। नई मूवी लगी है, आज शाम को तुम जल्दी आ जाना। पहले मूवी देखने चलेंगे, फिर डिनर भी बाहर करेंगे। नेहा को मना करना अमित को ठीक नहीं लगा, इसलिए उसने हाँ कर दी। बाहर जाने के लिए नेहा बहुत उत्साहित थी। शाम को उसने एक खूबसूरत सा सलवार सूट पहना और बढ़िया सा मेकअप किया। लेकिन तभी अमित का फोन आया कि आज जल्दी आना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बहुत जरूरी काम है। इतना सुनते ही नेहा की भौहें तन गईं और पारा चढ़ गया। वो उसी समय अपनी मम्मी के घर चली गई और सारी बात बताते हुए जोर जोर से रोने लगी। उसके पापा ने प्यार से समझाया कि अमित को कोई बहुत जरूरी काम होगा, इसलिए उसे ऐसे नाराज नहीं होना चाहिए। तभी मम्मी बोली, ऐसा भी क्या जरूरी काम? क्या मेरी बेटी उसके घर की नौकरानी है जो दिन भर सारा काम करे और वो उसे एक फिल्म दिखाने भी न ले जा सके? चल बिटिया, आज हम दोनों शॉपिंग पर चलते हैं। उसके बाद डिनर बाहर ही करेंगे। मम्मी ने कहा तो नेहा खुशी से चहक उठी। आई लव यू माँ, आप इतना ध्यान रखती हैं मेरी खुशी का। कहते हुए वह अपनी माँ से गले लग गई। नेहा अपनी माँ के साथ शॉपिंग करने चली गई। उधर अमित जल्दी से अपना काम निपटाने लगा। ये सोचकर कि मूवी किसी और दिन देख लेंगे, लेकिन डिनर तो मैं अपनी पत्नी को बाहर ही करवाऊंगा। नेहा को सरप्राइज देने के लिए जैसे ही वह घर पहुंचा तो नेहा को घर पर न देखकर हैरान रह गया। उसने तुरंत फोन किया। नेहा बोली, सॉरी अमित, मैं तो मम्मी के साथ बाहर डिनर करने आ गई हूँ। सुनते ही अमित उदास हो गया। एक बार फोन करके बता तो दिया होता। अरे अमित, मुझे ध्यान नहीं रहा, और वैसे भी तुमने तो मेरा मूड खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वो तो मेरी मम्मी हैं जो मेरा इतना ध्यान रखती हैं। दोपहर के राजमा चावल पड़े हैं, तुम गर्म करके खा लेना। मैं थोड़ी देर में घर पहुंच जाऊंगी। नेहा की यह बात अमित को बहुत बुरी लगी। बिना खाना खाए ही वो बिस्तर पर लेट गया। कुछ देर बाद नेहा भी घर लौट आई। अगले दिन अमित जैसे ही ऑफिस जाने लगा, तभी नेहा बोली, अमित, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, और इतना कहते कहते वह वॉश बेसिन की तरफ भागी और उसे उल्टी आ गई। अमित परेशान सा हो गया। नेहा, तुम्हारा बाहर का खाना कुछ ज्यादा ही हो रहा है। शायद उसी कारण अपच की शिकायत हो गई है। मैं ऑफिस बाद में जाऊंगा, पहले तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। अमित ने ऑफिस में फोन करके देर से आने को कह दिया और नेहा को डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने चेकअप किया। कुछ देर बाद अमित को केबिन में बुलाया। अमित घबराया हुआ था। सब कुछ ठीक तो है ना डॉक्टर? डॉक्टर मुस्कुराते हुए बोली, अरे ये चिंता की नहीं, खुशी की बात है। आपकी पत्नी माँ बनने वाली है। इतना सुनते ही अमित की खुशी का ठिकाना न रहा। लेकिन नेहा कुछ परेशान हो गई। घर पहुंचते ही नेहा बोली, अमित, मैं अभी बच्चा नहीं चाहती थी। अमित उसकी यह बात सुनकर हैरान रह गया और फिर प्यार से समझाता हुआ बोला, नेहा, अभी तो तुम ये बात कह रही हो, लेकिन जब हमारा बच्चा इस दुनिया में आएगा तब तुम ही उस पर सबसे ज्यादा प्यार लुटाओगी। मुझे भी भूल जाओगी।
अमित के समझाने पर नेहा के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई और वह पति के कंधे पर सिर रखकर कुछ देर यूं ही बैठी रही। जब से अमित को ये खुशखबरी मिली थी, उसकी पूरी कोशिश रहती कि नेहा पर किसी चीज का तनाव न हो। उसने एक फुल टाइम मेड भी लगवा दी। अभी 1 सप्ताह ही बीता था कि नेहा के पास उसकी एक सहेली का फोन आया। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद नेहा ने उसे बताया कि वह मां बनने वाली है। सहेली हैरानी से बोली, "What are you saying? तुम इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर सकती हो? अभी तो तुम्हारी शादी हुई थी। लाइफ एंजॉय करने का समय था और तुम इन सब झमेलों में फंस गई। एक बार तेरा बच्चा इस दुनिया में आ गया, फिर तेरी अपनी आज़ादी तो गई।" सहेली की बात सुनकर नेहा सोच में पड़ गई। बहुत देर सोचने के बाद आखिरकार वह एक निर्णय पर पहुंच गई और अपनी मां को फोन लगाया। सारी बात बताते हुए उसने स्पष्ट कर दिया कि वह ये बच्चा नहीं चाहती। मां ने उसका साथ देते हुए कहा, "तुम वही करो जिसमें तुम्हारी खुशी हो। मैं तुम्हारे हर फैसले में साथ हूँ।" शाम को जब अमित घर लौटा तो नेहा ने कहा, "अमित, मैंने फैसला कर लिया है। मैं अभी बच्चा नहीं चाहती।" अमित को ऐसा लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। "तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? एक माँ तो ममता की मूर्ति होती है और तुम इतनी कठोर हो गई कि अपनी ही नन्ही सी जान का गला घोंटने को तैयार हो गईं।" फिर अमित ने गुस्से पर काबू किया और प्यार से समझाया, "देखो नेहा, इस बच्चे की सारी जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी। जब वह रात को जागेगा तो मैं उठकर उसका ख्याल रख लूँगा। कपड़े गंदे करेगा तो डायपर भी बदल दूंगा। भूख लगेगी तो दूध की बोतल भी तैयार कर दूंगा। कम ऑन अमित, मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी डॉक्टर से बात हो चुकी है। कल हम लोग डॉक्टर के पास चलेंगे इस बच्चे से छुटकारा पाने के लिए।" तभी अमित जोर से चिल्लाया, "तुम सोच भी कैसे सकती हो कि इस काम में मैं तुम्हारा साथ दूंगा?" नेहा बोली, "अमित, मैंने तुम्हें बताना था तो बता दिया। अब तुम चलो या न चलो वह तुम्हारी इच्छा। कानूनी तौर पर मुझे यह फैसला लेने का पूरा हक है।" अमित गुस्से से कांपता हुआ बोला, "नेहा, इस बच्चे पर जितना हक तुम्हारा है, उतना ही मेरा भी है। तो इसकी जिंदगी का फैसला तुम अकेले कैसे कर सकती हो?" "अमित, मैं अब किसी बहस में नहीं पड़ना चाहती। मैंने जो तय कर लिया, सो कर लिया।" इतना कहकर नेहा बिस्तर पर जाकर सो गई। लेकिन अमित की आंखों से नींद गायब हो गई। बड़ी मुश्किल से उसने वह रात काटी और अगले दिन सुबह नेहा के घर फोन कर दिया। नेहा के पापा ने फोन उठाया। अमित ने उन्हें नेहा के मां बनने की बात बताई और यह भी कि उनकी बेटी यह बच्चा नहीं चाहती। नेहा के पापा ने फोन पर उसे बहुत समझाया, लेकिन वह अपना फैसला बदलने को तैयार नहीं थी। थोड़ी देर में तैयार होकर अपना पर्स उठाते हुए नेहा बोली, "अमित, तुम मेरे साथ चल रहे हो या नहीं?" अमित कुछ नहीं बोला। "ठीक है, मैं अस्पताल जा रही हूँ। मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा। अगर तुम नहीं आए तो मैं समझ जाऊंगी कि तुम मुझसे कोई रिश्ता रखना नहीं चाहते। उसके बाद मैं कभी यहाँ नहीं आऊंगी।" नेहा अस्पताल पहुंची तो उसकी मम्मी वहीं उसका इंतजार कर रही थीं। सारी तैयारी हो चुकी थी। कुछ ही देर में उसका अबॉर्शन करवा दिया गया। इस बात का पता चलने पर थोड़ी ही देर में उसके पापा भी वहां पहुंच गए। ऑपरेशन थिएटर से बाहर आई तो नेहा इधर उधर देखने लगी। अमित कहीं नहीं था। उसने फोन लगाने की कोशिश की, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। इतनी भी क्या नाराजगी जो फोन पर बात तक नहीं कर रहा। नेहा ने कहा। पापा बोले, "बेटी, जो हरकत तुमने की है ना, अगर कोई और होता तो बात करना तो दूर, तुमसे नाता ही तोड़ लेता। सच बताऊं तो आज मुझे अपनी परवरिश पर शर्म आ रही है।" कहकर वो कमरे से बाहर चले गए। फिर नेहा ने अमित को कई बार फोन किया। बहुत बार कोशिश के बाद उसने फोन उठाया। "अब क्या बताने के लिए फोन किया है? कि तुमने हमारे प्यार की निशानी को इस दुनिया में आने से पहले ही खत्म कर दिया। एक तरह से अच्छा ही हुआ, क्योंकि तुम माँ बनने के लायक हो ही नहीं। तुम क्या जानो माँ की ममता क्या होती है?" नेहा रुआसी आवाज में बोली, "अमित, मुझे लेने कब आओगे? हम बैठकर अपने मनमुटाव सुलझा लेंगे।" "नहीं नेहा, अब हमारे बीच बात करने को कुछ नहीं बचा।
तुम्हें जब आना हो तो आ जाना, पर मैं तुम्हें लेने नहीं आऊंगा। इतना कहकर अमित ने फोन रख दिया। नेहा की आंखों से आंसू फूट पड़े। आखिर उसकी हर मांग पूरी करने वाला उसका पति इतना कठोर कैसे हो गया। तभी मम्मी कमरे में आईं। उसे रोता देख बोली, क्या हुआ? मेरी बेटी ऐसे रो क्यों रही है? मम्मी, अमित मुझसे बहुत गुस्सा है। कहते हैं कि अब मुझे लेने नहीं आएंगे। क्या मैंने इतना बड़ा गुनाह किया है? वह अपनी माँ के गले लगकर सुबकने लगी। माँ उसके आंसू पोंछती हुई बोली, किसने कहा कि तुम दोषी हो? तुमने कोई गलत काम नहीं किया। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अपनी माँ की यह बात सुनकर नेहा को पूरा विश्वास हो गया कि उसने एकदम सही फैसला लिया है। अमित यूं ही राई का पहाड़ बना रहा है। नेहा अपनी माँ के साथ मायके में आ गई। मायके में रहते हुए वह हर पल अपने पति के आने का इंतजार कर रही थी। लेकिन न अमित उसे लेने आया, न उसने कोई कॉल या मैसेज किया। दिन बीतने के साथ नेहा की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अपने मोबाइल में अमित के साथ अपनी फोटो देख देखकर वह रोती जा रही थी। तभी उसके पापा उसके पास आए और बोले, बेटी, मैं जानता हूँ कि तू अमित से बहुत प्यार करती है। उसके बिना एक एक पल काटना तेरे लिए मुश्किल हो रहा है। तो उसे फोन क्यों नहीं कर लेती? अगर तू एक कदम आगे बढ़ाएगी तो मुझे पूरा यकीन है वो तुझे लेने आ जाएगा। क्यों पापा, मैं फोन क्यों करूं? आखिर मैंने ऐसा भी कौन सा गुनाह कर दिया? गुस्से में नेहा बोली, जब तुम अपनी जिद छोड़ना ही नहीं चाहती तो फिर दिन भर खुद को कमरे में बंद करके क्यों रोती रहती हो? आखिर कैसे पिता हैं आप? मेरी परेशानी भी आपको नजर नहीं आती। हमेशा आप मुझे ही गलत ठहराते रहते हो। सही कहा बेटी तुमने। कैसा बाप हूँ मैं जो अपनी बेटी को इतना भी न समझा सका कि क्या सही है और क्या गलत। और वैसे तुम क्या जानो माँ बाप के लिए संतान क्या मायने रखती है। तुमने तो अपनी ही संतान का। इतना कहते कहते पापा चुप हो गए और कमरे से बाहर निकल आए। अपने पिता की बात सुनकर नेहा को ऐसा लगा जैसे उसके मुंह पर किसी ने करारा तमाचा जड़ दिया हो। दीनदयाल जी जानते थे कि उनका दामाद बहुत समझदार है, इसलिए अपनी बेटी के रिश्ते को बचाने के लिए उन्होंने अमित को फोन लगाया। बेटा, मैं जानता हूं कि तुम्हें कुछ कहने का मेरा कोई हक नहीं। मेरी बेटी की करतूतों ने ये हक मुझसे छीन लिया है, लेकिन फिर भी उसकी हरकतों के लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मैं जानता हूँ नेहा जिद्दी है, पर यह भी सच है कि वह तुमसे बेइंतहा प्यार करती है। मैं हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ कि इस रिश्ते को फिर से एक मौका दो। नहीं पापा, आप ऐसी बात कर रहे हैं। मैंने तो नेहा से कहा था कि यह घर उसका है, वह जब मर्जी आ सकती है। फिर भी यदि आप कहते हैं तो मैं एक बार फिर उससे बात करूंगा। थोड़ी देर में अमित ने नेहा को फोन लगाया। अमित की कॉल देखकर नेहा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने झट से फोन उठाया। हेलो नेहा, कैसी हो तुम? थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए नेहा बोली, इतने दिनों बाद तुम्हें आज मेरी याद आई। तुमने तो ये जानना तक जरूरी नहीं समझा कि मेरी तबीयत ठीक है या नहीं। अच्छा बताओ, कैसे फोन किया? नेहा, जो हो गया सो हो गया। अब अपना गुस्सा भूलकर अपने घर वापस आ जाओ। अगर तुम कहो तो मैं शाम को तुम्हें लेने आ जाऊं। तभी नेहा बोली, मुझे चलने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मैं यह नहीं चाहती कि दोबारा हमारे बीच कोई मनमुटाव पैदा हो। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। अमित, मेरी एक शर्त है। जब तक मेरी इच्छा नहीं होगी तब तक हम फैमिली प्लानिंग के बारे में नहीं सोचेंगे। यह फैसला करने का अधिकार सिर्फ मेरा होगा। अमित हैरानी से बोला, नेहा, पति पत्नी के रिश्ते में शर्तें कहाँ से आ गईं? पहले भी तुम अपनी मनमानी करके बहुत बड़ी गलती कर चुकी हो। ठीक है अमित, अगर तुम अपनी जिद पर अड़े हो तो मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी। अमित गुस्से में आ गया और बोला, तुम्हारे पापा के कहने पर मैंने फिर से रिश्ता सुलझाने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं जानता था कि तुम इतनी नासमझ हो। अच्छा, तो तुम्हें मेरी याद नहीं आई थी? तुम पापा के कहने पर मुझसे बात कर रहे थे और मैं समझ रही थी कि तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो। अब तो मैं हरगिज़ तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी। इतना कहकर नेहा ने फोन पटक दिया और जोर से चिल्लाई, पापा, पापा कहाँ हैं आप? मम्मी दौड़ती हुई आई,
क्या हुआ बेटी, क्यों चिल्ला रही हो? मम्मी, आखिर पापा चाहते क्या हैं? अगर उन्हें मैं बोझ लग रही हूँ तो मैं ये घर भी छोड़कर चली जाऊंगी। तभी दीनदयाल जी भी वहां आ गए। नेहा गुस्से से बोली, आखिर मुझसे पूछे बिना आपने अमित को फोन क्यों किया? क्यों उसके सामने गिड़गिड़ाए? उसे तो यही लगेगा ना कि मैं उसके बिना नहीं रह सकती। मेरी जिंदगी का फैसला मुझसे पूछे बिना आपने लिया कैसे? हाँ बेटी, गलती तो मेरी थी। मुझे लगा था कि तुम समझने पर समझ जाओगी, लेकिन तुम्हें अपनी जिद के आगे कुछ नजर ही कहाँ आता है। अगर इतना ही घमंड है तो जियो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से। अब मैं कुछ नहीं कहूँगा, कहकर दीनदयाल जी अपने कमरे में चले गए। नेहा गुस्से से चिल्लाई, हाँ हाँ, मैं भी बता दूंगी अमित को कि मैं उसके बिना बड़े आराम से जी सकती हूँ। ना जाने क्या समझता है वह अपने आप को। माँ, आप वकील से बात कीजिए और तलाक के पेपर्स रेडी करवाइए। अब मैं उसके साथ नहीं जी सकती। तलाक की बात सुनकर माँ ने उसे आराम से बिठाया। बेटा, इतना गुस्सा अच्छा नहीं, थोड़ा ठंडे दिमाग से काम लो। कहीं ऐसा ना हो कि इस फैसले के बाद तुम्हें पछताना पड़े। नहीं माँ, यह मेरा आखिरी फैसला है। कुछ ही दिनों में अमित के पास तलाक के कागज पहुंच गए। जैसे ही उसने वे कागज पढ़े, उसकी हैरानी का ठिकाना न रहा। उसे ऐसा लगा जैसे पूरी धरती हिलने लगी हो। सारी पुरानी बातें उसके जेहन में घूमने लगी और उसका सर चकराने लगा। अपना सर पकड़कर वह धम्म से जमीन पर बैठ गया। नहीं, मेरी नेहा ऐसा नहीं कर सकती, ऐसा सोचते हुए उसने नेहा को फोन मिलाया। लेकिन दूसरी ओर से ममता जी ने फोन उठाया। मैं नेहा से बात करना चाहता हूँ। अब बात करने को बचा ही क्या है? नेहा तुमसे बात नहीं करना चाहती। नहीं माँ, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या यह उसका आखिरी फैसला है। हाँ, मेरी बेटी अब तुम्हारे साथ घुट घुट कर जीना नहीं चाहती। वो इस अनचाहे बंधन से आज़ाद होना चाहती है। कहकर उन्होंने फोन रख दिया। दिन यूं ही बीतते गए। एक दिन अपने कमरे में उदास बैठी नेहा का मन हुआ तो उसने अपनी बड़ी बहन मोनिका को फोन लगा दिया। बातें करते हुए मोनिका बोली, तुझे क्या बताऊं नेहा, भूख और प्यास के मारे तो मेरी जान ही निकली जा रही है। नेहा हैरान होकर बोली, अरे तो खाना क्यों नहीं खाया? ओफो नेहा, क्या तू नहीं जानती, आज करवा चौथ है और मैंने तेरे जीजाजी के लिए व्रत रखा है। अरे, तेरे जीजाजी ने मुझे मेरी पसंद की एक बहुत खूबसूरत सी साड़ी खरीद कर दी है। सुबह जब मैं सज धज कर तैयार हुई तो तेरे जीजाजी तो आशिक बने बस मुझे देखते ही जा रहे थे। पता है, रात को हम किसी अच्छे से रेस्तरां में डिनर करने जाने वाले हैं। करवा चौथ का नाम सुनते ही नेहा के हाथ से मोबाइल छूट गया। भूखी प्यासी होते हुए भी उसकी बहन कितनी खुश लग रही थी। कितनी लकी है मोनिका, नेहा के मुंह से अचानक निकला। फिर याद आया, खुशकिस्मत तो मैं भी थी। पिछले साल करवा चौथ पर मैं कितनी उत्साहित थी। मेरे लाख मना करने पर भी अमित ने मेरे लिए व्रत रखा था। सुबह सुबह उठकर उन्होंने मेरी पसंद के व्यंजन बनाकर तैयार कर दिए थे। हम दोनों ने साथ बैठकर सरगी खाई थी। सारा दिन भूखे प्यासे रहे थे, वह भी मेरे साथ। और रात को 5 सितारा होटल में डिनर कराने ले गए थे। सोचते सोचते नेहा के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। दिल के किसी कोने में उसे कहीं न कहीं अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसका दिल किया कि अभी अमित को फोन करके अपने किए की माफी मांग ले। तभी बाहर से माँ की आवाज आई, नेहा, देख तो कोई लेटर आया है। नेहा ने खोलकर देखा तो उसमें अमित के साइन किए हुए तलाक के कागज थे। उसके मन में जज्बातों का तूफान उमड़ आया। अमित ने साइन कर दिए, इसका मतलब वह भी अब इस रिश्ते से छुटकारा चाहता है। मैं ही पागल थी जो उससे बात करने की सोच रही थी। ठीक है, अगर उसे मेरी परवाह नहीं तो मैं क्यों उसे फोन करूं? गुस्से में आकर उसने मोबाइल बिस्तर पर पटक दिया। दिन यूं ही बीतने लगे। एक दिन नेहा खरीदारी करने बाजार गई। बाजार की भीड़ भाड़ और चहल पहल के बीच जैसे ही वो एक दुकान से बाहर निकली, उसकी नज़र एक जाने पहचाने चेहरे पर पड़ी। यह उसकी सहेली थी। नेहा ने खुशी से उसे आवाज दी और दोनों एक दूसरे से गले मिलीं।
लेकिन जैसे ही नेहा ने अपनी सहेली को गौर से देखा, उसे कुछ अलग, कुछ बदला बदला महसूस हुआ। उसकी सहेली का चेहरा पहले से ज्यादा चमकदार था। गालों पर एक अलग सी रौनक थी। वजन भी थोड़ा बड़ा हुआ लग रहा था और चलने फिरने के तौर तरीकों में एक संयम झलक रहा था। नेहा की उत्सुकता बढ़ गई। उसने पूछा, अरे तू इतनी बदली बदली क्यों लग रही है? सब ठीक तो है ना? सहेली ने मुस्कुराते हुए थोड़ी शर्मा कर जवाब दिया, हाँ यार, सब बिल्कुल ठीक है। दरअसल मैं माँ बनने वाली हूँ। ये सुनते ही नेहा के होश उड़ गए। उसके चेहरे का रंग फीका पड़ गया और पैरों तले जमीन खिसकने लगी। ये वही सहेली थी जिसने कुछ महीने पहले उसे समझाया था कि बच्चे के चक्कर में पड़ने की अभी कोई जरूरत नहीं। यही सहेली उसे कहती थी कि पहले अपनी जिंदगी जियो, बच्चे तो बाद में भी हो सकते हैं। और आज वही सहेली। नेहा ने किसी तरह खुद को संभाला और हकलाते हुए बोली, क्या? लेकिन तू तो मुझे हमेशा सलाह देती थी कि अभी इस झंझट में पड़ने की कोई जरूरत नहीं। तू कहती थी कि बच्चे की जिम्मेदारी से जिंदगी बोझिल हो जाती है, और अब तू खुद। सहेली ने नेहा के कंधे पर हाथ रखकर प्यार से समझाया, हाँ नेहा, मैंने वह सब कहा था। लेकिन तू जानती है ना, जिंदगी में सब कुछ समय के साथ बदल जाता है। वो क्या है ना, अब नहीं तो 1 साल बाद हमें अपने परिवार को आगे बढ़ाने के बारे में सोचना ही था। फिर मैंने और मेरे पति ने मिलकर सोचा कि अगर परिवार बढ़ाना ही है तो अब क्यों नहीं, देर करने से क्या फायदा। ये सुनते ही नेहा का दिमाग सुन्न हो गया। उसके कानों में भन-भनाहट होने लगी। उसके सामने अतीत की तस्वीरें घूमने लगीं, वो पल जब उसने अपनी जिद में आकर उस नन्ही सी जान को खत्म करने का फैसला लिया था। आज उसकी सहेली की खुशी देखकर उसे अपनी उसी गलती का भयंकर एहसास हो रहा था। नेहा इसके बाद कुछ नहीं बोल पाई। उसने किसी तरह सहेली को बधाई दी और जल्दी से वहां से निकलकर सीधा घर की ओर चल दी। रास्ते भर उसके दिमाग में विचारों का तूफान उमड़ता रहा। हर कदम पर उसे अपनी गलती का एहसास होता जा रहा था। उसकी आंखों के सामने बार बार अमित का वह दुखी चेहरा आ रहा था जब उसने उससे उस बच्चे को बचाने की गुहार लगाई थी। घर पहुंचकर नेहा सीधे अपने कमरे में चली गई। वह बिस्तर पर बैठकर सोचने लगी। आज पहली बार उसे अपनी गलती का गहरा एहसास हो रहा था। उसे समझ में आने लगा था कि उसने अपनी जिद और अहंकार में कितनी बड़ी भूल की थी। थोड़ी देर बाद ममता जी खुशी से चमकते चेहरे के साथ उसके कमरे में आईं। उनके हाथ में फोन था और चेहरे पर ऐसी खुशी थी जैसे उन्हें कोई बड़ी जीत मिली हो। बेटी, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अभी अभी हमारे वकील साहब का फोन आया था। उन्होंने बताया कि परसों कोर्ट की फाइनल हियरिंग में तुम्हारे तलाक को पूरी तरह मंजूरी दे दी जाएगी। और सुन बेटी, अब जब तुम उस जेल से, उस घुटन भरे रिश्ते से हमेशा के लिए आज़ाद हो ही जाओगी, तो मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा लड़का देखा है। बड़े ऊंचे खानदान का, बहुत पैसे वाला परिवार। वो तुम्हें अपनी पलकों पर बिठाकर रखेगा, रानी की तरह। ये सुनते ही नेहा के अंदर का बांध टूट गया। उसके दिल में जो पछतावा और दर्द भरा हुआ था, वह फूट पड़ा। वह जोर से चिल्लाई, मम्मी बस करो। मुझे दोबारा शादी बिल्कुल नहीं करनी। मैं किसी के साथ भी नहीं रहना चाहती। भगवान के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। ममता जी नेहा की इस अचानक प्रतिक्रिया से हैरान रह गईं। वे समझ नहीं पा रही थीं कि आखिर उनकी बेटी को हुआ क्या है। शाम हो गई और फिर रात गहरा गई, लेकिन नेहा बस अपने मोबाइल की स्क्रीन पर अमित की तस्वीर देखती रही, वह तस्वीर जो उनके हनीमून पर पेरिस में खींची थी, जब दोनों साथ में बेहद खुश थे। आज उन तस्वीरों को देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह सोच रही थी, काश वह समय फिर से लौट आता। तभी उसके कमरे का दरवाजा धीरे से खुला और उसके पिता दीनदयाल जी अंदर आए। उन्होंने नेहा की हालत देखी, उसकी आंखें सूजी हुई थीं, चेहरा बुझा हुआ था। वे चुपचाप उसके बिस्तर के पास बैठ गए और प्यार से उसके सिर को सहलाने लगे। पिता के उस कोमल स्पर्श को महसूस करते ही नेहा का दिल भर आया। वह अपने पिता के गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसकी रुलाई इतनी दर्दनाक थी कि दीनदयाल जी की आंखें भी नम हो गईं। उन्होंने गंभीर आवाज में पूछा, बेटी, आज तू इतनी टूटी हुई, इतनी दुखी क्यों है?
तुझे तो खुश होना चाहिए था। आखिर जो तू चाहती थी वही तो हो रहा है। तलाक मिल रहा है, तेरी मर्जी पूरी हो रही है। नेहा ने रोते रोते बुझी आवाज में कहा, पापा मुझे माफ कर दो। आप सही कहते थे, मेरी जिद, मेरा अहंकार और मेरी नासमझी ने मुझे एकदम अकेला कर दिया है। मैंने उस इंसान को कितना दुख दिया जिसने हर हाल में, हर मोड़ पर मेरा साथ दिया, जो मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। आज मुझे खुद पर घृणा हो रही है। पापा, मैं खुद से नफरत करने लगी हूँ। दीनदयाल जी ने गहरी सांस भरी और नेहा की पीठ थपथपाते हुए भावुक होकर बोले, काश तू ये बात पहले समझ जाती बेटा। जो एहसास तुझे आज हो रहा है, वो अगर उस वक्त हो गया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। तुझे ऐसे टूटा हुआ देखकर मेरे दिल पर क्या बीत रही है, ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ। एक पिता के लिए अपनी बेटी की खुशी से बड़ा कुछ नहीं होता। फिर उन्होंने समझाते हुए कहा, बेटी, विवाह तो एक पवित्र गठबंधन है। एक मजबूत धागा है जो दो लोगों को, दो परिवारों को एक डोर से बांधता है। अमित ने तो उस डोर को पूरी मजबूती से, पूरी ईमानदारी से थामे रखा। उसने कभी भी उस धागे को ढीला नहीं होने दिया। लेकिन अफसोस, तुम उसे संभाल नहीं पाई। तुमने अपनी जिद में आकर उस धागे को ही तोड़ दिया। दीनदयाल जी ने नेहा के आंसू पोंछते हुए आगे कहा, लेकिन बेटी, अभी भी देर नहीं हुई है। अगर तुझे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है तो अब तू अपनी पूरी कोशिश कर इस रिश्ते को बचाने की। जाओ, अमित से मिलो, उससे अपने दिल की बात कहो, और इस बार अगर भगवान ने मौका दिया तो अमित के साथ अपने रिश्ते को ऐसी पक्की गांठ में बांधना कि वह खोलने से भी न खुले। इस बार समझदारी से, प्यार से, सम्मान से रिश्ता निभाना। इस बात ने नेहा के दिल में गहराई तक असर किया। उसने मन ही मन तय कर लिया कि वह अमित को जरूर मनाएगी, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। उसने तुरंत अपना फोन उठाया और कांपते हाथों से अमित का नंबर डायल किया। फोन की घंटी बजने लगी, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। नेहा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने फिर से कॉल किया, इस बार भी कोई जवाब नहीं। 2-3 बार कोशिश करने के बाद भी जब अमित ने फोन नहीं उठाया तो नेहा ने मन में पक्का इरादा कर लिया। उसने तय किया कि वह अगले दिन सुबह सुबह अमित से मिलने उसके ऑफिस जाएगी। वो उसके सामने जाकर अपनी सारी गलतियां मान लेगी, माफी मांगेगी। अगली सुबह नेहा ने बहुत जल्दी तैयार होकर, अच्छे कपड़े पहनकर, खुद को संभालकर अमित के ऑफिस की ओर रवाना हो गई। ऑफिस पहुंचते ही रिसेप्शन पर बैठी सेक्रेटरी ने उसे पहचान लिया। नेहा ने कहा कि वह अमित से मिलना चाहती है। सेक्रेटरी ने बड़ी विनम्रता से जवाब दिया, मैम, अमित सर इस समय एक बहुत जरूरी मीटिंग में हैं। शायद उन्हें काफी देर लगेगी। अगर आप चाहें तो इंतजार कर सकती हैं। नेहा ने कहा, कोई बात नहीं, मैं यहीं बैठकर उनका इंतजार करती हूँ। सेक्रेटरी ने तुरंत अमित को इंटरकॉम पर बता दिया कि नेहा मैम उनसे मिलने आई हैं और लॉबी में इंतजार कर रही हैं। लेकिन अमित ने कोई जवाब नहीं दिया। वह अपनी मीटिंग में व्यस्त रहा और नेहा से मिलने नहीं आया। नेहा वहां बैठे बैठे इंतजार करती रही। देखते देखते 3 घंटे बीत गए। उसकी आंखें दरवाजे पर टिकी थीं। हर बार जब भी कोई बाहर आता, उसे लगता कि शायद अमित है, लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगती। आखिरकार जब मीटिंग खत्म हुई तो नेहा ने हिम्मत जुटाई और सीधे अमित के केबिन में चली गई। अमित अपनी कुर्सी पर बैठा फाइलें देख रहा था। जैसे ही उसने नेहा को देखा, उसके चेहरे के भाव बदल गए। लेकिन उसने खुद को संभाला और औपचारिक लहजे में पूछा, हाँ नेहा, बोलो। अमित ने नेहा की आंखों की लाली देखी, उसके चेहरे की उदासी देखी। वो समझ गया था कि नेहा बहुत देर तक रोई है, लेकिन उसने अपने मन को कठोर बनाए रखा। नेहा की आवाज कांप रही थी। उसने कांपते स्वर में कहा, अमित, क्या हम अपने इस रिश्ते को एक और मौका दे सकते हैं? प्लीज, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मुझे पता है। लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। ये कहते कहते नेहा की आंखों से आंसू बहने लगे और वह फिर से रोने लगी। लेकिन अमित ने बड़ी सख्ती से, ठंडे लहजे में जवाब दिया, नेहा, शादी ब्याह तुम्हारे लिए शायद गुड्डे गुड़िया का खेल होगा।
जिसे तुम जब चाहो शुरू कर दो और जब चाहो खत्म कर दो। लेकिन मेरे लिए ये खेल नहीं है, यह मेरी जिंदगी है। तुम्हारे जाने के बाद मैं अंदर तक बिखर गया था, पूरी तरह टूट चुका था। बड़ी मुश्किल से, बहुत मेहनत से मैं अपने आप को संभाल पाया हूँ। माफ करना नेहा, लेकिन अब हमारा साथ होना, हमारा एक होना मुमकिन नहीं है। नेहा बहुत रोई, बहुत गिड़गिड़ाई। उसने अमित के सामने हाथ जोड़े, अपनी सारी गलतियां मानी। लेकिन अमित अपनी जगह से नहीं हिला। जो अमित कभी अपनी पत्नी की आंखों में एक आंसू तक बर्दाश्त नहीं कर सकता था, आज उसके फूट फूट कर रोने का भी उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। अमित ने अपनी फाइलें समेटी, अपना बैग उठाया और बोला, माफ करना नेहा, मुझे जाना होगा। मेरी दूसरी मीटिंग है। ये कहकर वह तेजी से कदम बढ़ाता हुआ केबिन से बाहर निकल गया और सीधे पार्किंग की ओर चला गया। नेहा वहीं खड़ी रह गई, उसके इस व्यवहार से पूरी तरह दंग और स्तब्ध। अपनी गाड़ी में बैठते ही अमित का वह कठोर चेहरा पिघल गया। उसने स्टीयरिंग पर सिर टिका दिया और खूब जोर जोर से रोने लगा। उसकी आंखों के सामने बार बार नेहा का मुरझाया हुआ चेहरा, उसकी गिड़गिड़ाती आवाज आ रही थी। वो खुद से ही सवाल कर रहा था, आखिर कैसे वह इतना पत्थर दिल हो गया। कैसे उसने अपनी सबसे प्यारी नेहा को ऐसे रोता हुआ छोड़ दिया। थोड़ी देर रोने के बाद अमित ने खुद को शांत किया, आंसू पोंछे और अपने फोन से नेहा के पिता दीनदयाल जी को कॉल किया। फोन उठते ही अमित ने भारी आवाज में कहा, पापा, क्यों आपने मुझे ऐसा करने को कहा था? मैंने आज अपनी नेहा का दिल इतना दुखाया, उसे इतना रुलाया, जबकि उसकी आंखों में पश्चाताप साफ नजर आ रहा था। दीनदयाल जी ने गहरी सांस ली और धैर्य से समझाते हुए कहा, बेटा, मैं जानता हूँ कि उसे अपने किए का पछतावा है। मैं ये भी जानता हूँ कि तुमने खुद को कितना कष्ट दिया है आज। लेकिन बेटा, मैं ये चाहता हूँ कि उसे अपने रिश्तों की, अपने प्यार की सच्ची कद्र हो। अगर मैं उसका पिता हूँ, तो तुम भी मेरे बेटे हो और मैं तुम्हें दोबारा यूं टूटते बिखरते नहीं देखना चाहता। अगर उसे सब कुछ इतनी आसानी से मिल गया तो वो उसकी असली कीमत नहीं समझ पाएगी। जिंदगी में कुछ चीजें खोकर ही उनकी अहमियत समझ में आती है। मैं तुमसे वादा करता हूँ बेटा कि अब जो नेहा तुम्हारे पास वापस आएगी, वो रिश्तों की कद्र करना जानती होगी। वो समझदार बनकर आएगी, बस थोड़ा और सब्र रखो। फिर उन्होंने कहा, अच्छा, शायद नेहा घर आ चुकी है। मुझे जाना होगा, तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, कहकर दीनदयाल जी ने फोन रख दिया। नेहा जब घर पहुंची तो उसका चेहरा पूरी तरह सूजा हुआ था, आंखें लाल थीं। ममता जी ने उसे देखा तो दौड़कर उसके पास आई और चिंता से पूछा, क्या हुआ बेटी? तू इतनी रो क्यों रही है? किसने तुझे परेशान किया? नेहा ने रोते टूटे स्वर में कहा, मम्मी, अमित ने मुझे माफ नहीं किया। मैंने माफी मांगी, बहुत मिन्नतें की, लेकिन फिर भी उसने मुझे माफ नहीं किया। सब कुछ खत्म हो गया। मम्मी, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। ममता जी की आंखों में गुस्सा आ गया। वे बोली, अच्छा, तो तू उस अमित से मिलने गई थी? उस पत्थर दिल इंसान ने फिर से मेरी बेटी का दिल दुखाया। तू फिक्र मत कर बेटी, कल तुझे उस इंसान से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। कोर्ट में तलाक हो जाएगा और तू आज़ाद हो जाएगी। ममता जी के इन शब्दों को सुनकर दीनदयाल जी के सब्र का बांध टूट गया। वे जोर से बोले, बस, बहुत हो गया, बहुत बहकाया तुमने मेरी बेटी को। मुझे हैरानी होती है कि तुम अपने आप को उसकी माँ कहती हो। अरे एक माँ तो अपनी बेटी को परिवार में रहना सिखाती है, रिश्तों को निभाना सिखाती है, और यहाँ तुम उसकी जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हो। तुमने ही उसे हर गलत फैसले के लिए उकसाया। दीनदयाल जी की इस कड़कती, गरजती आवाज को सुनकर ममता जी पूरी तरह हैरान रह गईं। उन्होंने कभी अपने पति को इस तरह गुस्से में नहीं देखा था। तभी नेहा अपनी माँ की ओर मुड़कर बोली, हाँ मम्मी, पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसमें अमित की कोई गलती नहीं है, दोष पूरी तरह से मेरा है। मुझे ही उसके प्यार की, उसकी परवाह की कद्र नहीं हुई। उसने हमेशा मेरा साथ दिया, मुझे सिर आंखों पर बिठाकर रखा, मेरी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश पूरी की। लेकिन मैंने क्या किया? नेहा रोते रोते बोलती रही,
अगर मैंने सही फैसला लिया होता, अगर मैंने अमित की बात सुनी होती तो आज मैं खुशी खुशी उसके साथ अपनी जिंदगी बिता रही होती। लेकिन मैंने सब बर्बाद कर दिया। और मम्मी, मुझे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की है कि जब मैं रास्ते से भटक गई थी, गलत दिशा में जा रही थी, तो आपने मुझे सही रास्ता क्यों नहीं दिखाया। आप तो मेरी हर गलत बात को, हर गलत फैसले को सही ठहराती रहीं। आपने कभी मुझे नहीं रोका। नेहा की ये शब्द सुनकर ममता जी किसी गुनहगार की तरह नजरें झुकाए खड़ी रह गईं। उन्हें पहली बार अपनी गलती का एहसास हो रहा था। नेहा ने अपने आंसू पोंछे और दृढ़ संकल्प के साथ अपने पिता की ओर देखते हुए कहा, पापा, अब मैंने अपना आखिरी फैसला कर लिया है। मैं आज ही, बल्कि अभी इसी वक्त अपने पति के घर जा रही हूँ। मैं अपनी ससुराल वापस जा रही हूँ। चाहे मुझे अमित के पैरों में गिरकर माफी मांगनी पड़े, चाहे मुझे कितना भी गिड़गिड़ाना पड़े, लेकिन अब मैं उससे दूर नहीं रह सकती। मुझे उसे मनाना ही होगा। इतना कहकर नेहा ने दरवाजे की चौखट लांघी और तेज कदमों से अपने असली घर, अपनी ससुराल की ओर निकल गई। थोड़ी ही देर में ममता जी के फोन की घंटी बजी। उन्होंने फोन उठाया तो दूसरी ओर से उनकी बड़ी बेटी मोनिका की गुस्से भरी आवाज आई, मम्मी, बस बहुत हो गया। अब और नहीं। ममता जी घबरा गईं, क्या हुआ बेटी? तू इतनी परेशान क्यों है? मोनिका ने गुस्से में कहा, मम्मी, मैं इस आदमी के साथ हरगिज नहीं रह सकती। ना जाने अपने आप को क्या समझता है। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं अभी अपने बच्चों को लेकर आपके पास आ रही हूँ। मैं अपने पति से अलग हो रही हूँ। ये सुनते ही ममता जी के दिमाग में बिजली कौंध गई और गुस्से से बोली, खबरदार, जो अपने पति से लड़कर यहाँ आई तो जाकर उससे प्यार से बात कर, अपने पति को मना और चुपचाप सुलह कर ले। मैं खूब अच्छे से जानती हूँ उसे इतना भी बुरा नहीं है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, दीनदयाल जी ने जो किया, क्या वह सही था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और यह भी बताएं कि आप हमारी कहानियां भारत के किस किस शहर से सुन रहे हैं। और दोस्तों, अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसी घटनाएं या कोई अनुभव हुए हैं जिसे आप चाहते हैं कि हम कहानी के रूप में सबके सामने लाएं, तो आप हमें ज़रूर लिख भेजें। आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।